हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। आज क्या करने वाले हैं, आज हम मनी लॉन्ड्रिंग का रिवीजन करने वाले हैं। सर रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ के लिए रिवीजन हाईली इंपॉर्टेंट है। लॉ में क्या होता है, पॉइंट्स कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो ये रिवीजन करके ना कोई 1 से 1.5 आवर में आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और स्पीड में रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने अच्छा खासा कवरेज कर लिया पहले। ठीक है, सब चैप्टर क्या पढ़े, बच्चे क्या गलती करते हैं, चैप्टर क्या पढ़े वो गलती लिखे, वो लिखते हैं एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नहीं एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हम मनी लॉन्ड्रिंग करना थोड़ी ना जानेंगे इस एक्ट में। हम जानेंगे इस मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोक सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। सर ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस, सर इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच इलीगल फंड्स, इलीगल फंड मतलब कैसे सर, मर्डर किया हुआ पैसा, किसी का मर्डर कर दिया उसका पैसा आया, बच्चे चोरी कर लिया उसका पैसा आया, उठवा लिया, किडनैपिंग कर लिया उसका पैसा आया। तो इलीगल फंड्स या एसेट्स मिले, पैसा नहीं दिया, सामने वाले ने बोला कि काम करो, उसके बच्ची चोरी कर दे, एक बिल्डिंग ले लें, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू लिजिटिमेट फंड्स एंड एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, लिजिटिमेट मतलब क्या होता है, साफ सुथरा। सुनो, इन अदर वर्ड्स इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल ब्लैक मनी ऑफ पर्सन इन लीगल व्हाइट मनी। मतलब सिंपल समझो, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी के प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम मनी लॉन्ड्रिंग करना जानेंगे चैप्टर, नहीं, हम मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकना ये जानेंगे। ठीक है, क्या बोला, इट इज़ अ प्रोसेस, और इसको नॉर्मली सेकंड लाइन में और बोला, इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। ये मोस्टली क्रिमिनल्स करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल के पास ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है, मतलब क्राइम का पैसा होता है। टू वॉश देयर टेंटेड, टेंटेड मतलब सर गंदी गंदी गंदे, समझो समझो, गंदे पैसे। गंदे पैसे क्या, धूल मिट्टी नहीं, ऐसे पैसे जो गलत पर्पज से कमाए गए हैं, मतलब क्राइम के पैसे कमाए गए। एक क्या होता है, मैंने अपना फॉर्म खोला, फाइल रिटर्न्स कर रहा हूँ, सब कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, तो वो टेंटेड मनी नहीं, वो अनटेंटेड है, मतलब साफ सुथरा पैसा है। मैं अपना बिजनेस में अपना प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हूँ बट मैंने बोल दिया चलो मैं बच्चे चोरी कर रहा हूँ, साइड से रात में जाता हूँ, बच्चे चोरी करने निकल जाता हूँ, तब मैं, मेरे को ना एक एसोसिएशन है, वो मेरे को पैसे देती है बच्चे चोरी करने, मर्डर करने के, तब मैं बोलता हूँ कि वो पैसे लेके आता हूँ, मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। भाई वो गंदे गंदे पैसे हैं। गंदे मतलब क्या, सुबह का जो मैंने प्रोफेशन कमाया वो साफ पैसा है, रात को जो मैंने कमाया वो टेंटेड मनी है, गंदी मनी है। बट उसमें गंदे मनी को ना मैं तो साफ कर दिया। साफ क्या कर दिया, ये प्रोसेस, साफ करने के प्रोसेस को 3 स्टेप पे बांटा गया है। ठीक है, तो सिंपल मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इलीगल मनी को कन्वर्ट इनटू लीगल मनी। क्या मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है इलीगल फंड को कन्वर्ट करके करते हैं लीजिमेट फंड करते हैं, मतलब हाँ कि ये फंड्स आप साफ सुथरा दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये मोस्टली क्रिमिनल्स यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले को। अब सुनो, हम क्या पढ़े, द प्रिवेंशन। यार बच्चों बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, प्रिवेंशन गलत वर्ड, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है, ये पूरा लिखना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, अब देखो चलो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। अब बताया कि देखो जो मल्टीपल मनी लॉन्ड्रिंग है ना, बहुत तरीके से हो सकता है, वो तरीका आप बता देख लो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग, रियल स्टेट में ज़्यादा पैसा घूमता है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि लैंड वैंड खरीद लिया, ठीक है, स्टॉक मार्केट स्कैम होते हैं, हवाला, ड्रग ट्रैफलिंग, ब्राइबरी, घूस लेना, करप्शन का पैसा, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो ये सब है ना प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग। देखो ये सब वर्ड है ना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, अब बहुत सारे वर्ड है इसमें, मर्डर भी है, बहुत कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो ये एक बस एग्जांपल दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग में ना कितने मेथड से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है। ये ब्लैक मनी ऐसे आते हैं यहाँ से, तो क्या क्या है, हवाला हो गया, ब्राइबरी हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैप बच्चे चोरी करने पे क्या पैसा मिल रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब सुनो जो इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, अब सुनो सर, एक मनी लॉन्ड्रिंग में ना, देखो ये सब है ना नोट्स में एक देख लेना। इसी एग्जांपल बता दिया कि फॉल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। एक आपको है ना एक वो देता हूँ, टिप देता हूँ, सुनो टिप्स क्या है एग्जाम के लिए। एग्जामिनेशन में आना सर, आपको हमेशा है ना वो कुछ ना कुछ केस बना के देगा। मतलब मान लो वो बोलेगा मिस्टर ए है, वो ऐसे ऐसे किसी पोस्ट पे है, उसने ना ब्राइबरी का पैसा लिया, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ। ये मान लो एक ना आईटी का बंदा है, उसने क्या किया, अपने एमडी का इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया और कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ। तो याद रखना सर, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट ही होता है। ऐसा नहीं होता है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, जैसे मैंने 5-6 क्वेश्चन आरटीपी एमटी में देखा है ना, वो ऐसा ही होता है। एक आईटी के बंदे ने एमडी का अपना इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया और अच्छे खासे कंपनी से, दूसरे कंपनी से, कॉम्पिटिटर कंपनी से पैसे कमा लिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला ना, ये क्राइम किया, आईटी एक्ट का क्राइम है ये। तो सर अभी हम पढ़ेंगे, शेड्यूल ऑफेंसेस पढ़ेंगे, ए बी सी एक एक करके पढ़ेंगे, सुनते जाओ। ये क्या है, ये कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग आया कब? 4 अगस्त 1998 रिसीव, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर में बहुत कुछ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन हाईली इंपॉर्टेंट, भी देखेंगे फिर से। सर एफआईयू क्या होता है? देखो मनी लॉन्ड्रिंग मोस्टली कहाँ पे किया जाता है, ये मान लो क्राइम का पैसा लाया है, पैसा लेके कहाँ, घर में रखे रहेगा नहीं, ये लेके पैसा डिपॉजिट करता है कहाँ, बैंकिंग्स में। मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी या बैंकिंग में क्या करता है, ये पैसा डिपॉजिट करता है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
तो सर ये बैंकिंग एंटिटी होती है ना, ये होती है इस चैप्टर के हिसाब से रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब इनको ना रिपोर्ट करना है, कुछ भी सस्पिशियस लगा ना तो रिपोर्ट करना है। तो किसको रिपोर्ट करना है? या तो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना है, डायरेक्टर कौन, एडिशनल डायरेक्टर देखेंगे आगे जाके, और या तो एफआईयू को रिपोर्ट करना है। सर एफआईयू मतलब, सर एफआईयू मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज एम्पावर्ड टू इम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब सर एफआईयू वो होता है ना कि इनके पास कुछ भी सस्पिशियस है ना तो उसके डेटा कलेक्ट करता है, ये डेटा गैदर करता है। एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना, आप जाओगे डिपार्टमेंट जाओगे ना कभी भी जीएसटी का, तो उनके पास एनालिस्ट डेटा होता है कि इस कंपनी का कैसा रिटर्न कैसे गया, इस कंपनी ने कितना टैक्स किया, ये किया। तो एफआईयू जस्ट एक्ट लाइक दिस, ये भी ऐसा ही एक्ट करेगा। ये देखेगा हर रिपोर्टिंग डे कितना कितना डाटा दिया एफआईयू को, एफआईयू डाटा मांग सकता है इनसे। तो एफआईयू क्या एक तरह से ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करता है, इनको इन्फॉर्मेशन फर्निश करना है। और किसको फर्निश करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन? वही एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये लोग को। तो एफआईयू क्या हुआ, एक बॉडी हो गया जिसको रिपोर्टिंग एंटिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, जो इसके लिए स्पेशली ऑथराइज हुआ है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, अब देखो सर ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट लाने का? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब बोला देखो हमें लाने का मनी लॉन्ड्रिंग का मेन पर्पस है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को पता लगा सके और उसको कंट्रोल कर सके। मतलब कुछ ना कुछ तो इस पर कंट्रोल लगा दे, अच्छा खासा जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है रोक लगा दे इस पर। एंड अगर नहीं रोक लग पाया, मतलब पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग होने से रोक दिया हम, बट ये नहीं हो पाया और मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका है, क्राइम के पास आ चुका है और उस क्राइम के पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीदा चुका है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर दो? कॉन्फिस्केट कर दो। तो दो चीज़ है इस एक्ट में, एक तो बोला या तो तुम मनी लॉन्ड्रिंग होने से रोक दो, बट अगर हो चुका है ना तो उस प्रॉपर्टी को भी आदमी क्या करेगा? पैसा लगा के कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटीज प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो ठीक है, उस प्रॉपर्टी क्या कर दो? कॉन्फिस्केट कर दो, सीज कर दो, जो भी करना कर दो। तो मनी लॉन्ड्रिंग करने का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी गलत पैसा है ना उस पैसा को आने से रोको। नहीं आने से रोक पा रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका है तो उससे कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदा होगा ना, तो उस एसेट्स को क्या कर दो, या प्रॉपर्टी क्या कर दो? सीज कर दो, कॉन्फिस्केट कर दो। ठीक है, हवाला क्या होता है? देखो हवाला कुछ नहीं होता, बताता हूँ। ऐसे रुको, ये इंडिया का एक सिंपल, देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हवाला से जल्दी इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैं समझाता हूँ। इंडिया का आदमी है, ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये इंडिया का मान लो मिस्टर राम है, ये श्याम है। ठीक है, राम इंडिया में है, इसको श्याम को पैसे भेजने हैं। तो मान लो ये पैसा भेजेगा तो बीच में क्या आएगा? आरबीआई गाइडलाइंस बनेगा, फेमा का फॉलो करना पड़ेगा, पैसे जाएंगे कटेंगे, कुछ एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। तो हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है ना, ये गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है इनको। कभी पैसा भेज रहे थे दूसरे से, इंटर कंट्री सेल हो रहा है, तो इंटर कंट्री सेल नहीं, इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन हो रहा था। बट ये हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है? इंडिया में ही है ना एक एजेंट है, और इसी एजेंट का एक पार्टी है ब्राज़ील में। तो ये फ़ोन किया इसको, बोला एक काम देख, इंडिया में मेरा एक जान पहचान का है राम, उसका भाई श्याम रहता है, उसको ना ब्राज़ीलियन पैसा कुछ रुपया दे दे इनको जाके। इसने इसको दे दिया, राम ने क्या किया, इसको इंडियन रुपीज़ दिया, ये अपने पॉकेट में इंडियन रुपीज़ रख लिया, ये ब्राज़ील वाला क्या किया, इसको पैसे दे दिया। तो इन दोनों के बीच में ना कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं। बाद में क्या करेगा, ये इनका हेल्प करेगा, मतलब ये ब्राज़ील वाला आदमी इंडिया वाला हेल्प करेगा। ये बोलेगा देख, ब्राज़ील वाला बोलेगा देख, इंडिया में एक आदमी रहता है, उसको रुपीज़ दे दे, मैं यहाँ पे पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ बीच में कुछ फॉरेन एक्सचेंज फेमा कुछ रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, और जबकि देख रहे हो पैसा मिल रहा है एक दूसरे को, क्योंकि राम के भाई श्याम को पैसा चाहिए। तो ये एजेंट था, मान लो मिस्टर ए थे, ए ने अपने एजेंट को फ़ोन किया ब्राज़ील वाले को, मिस्टर बी को, कि ये काम कर श्याम को पैसे दे दे, ब्राज़ीलियन रुपीज़ या डॉलर जो भी है 5000 दे दे। इसने क्या किया, इसको दे दिया। अब इसने क्या किया, ए ने, राम ने इसको उस हिसाब से पूरा पैसा दे दिया। तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज रेट का दिमाग नहीं लगा, आरबीआई का दिमाग नहीं लगा, फेमा नहीं आया, तो बहुत सारे लॉज रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए, जबकि काम हो चुका दोनों का। अब मान लो ब्राज़ील वाला है, ये बोला कि देख मिस्टर राम को एक काम कर, 5000 रुपया दे दे कैश में, मैं क्या करता हूँ पैसा रिसीव कर लेता हूँ। बाद में इन दोनों का ट्रांजेक्शन कैसे होगा, ये अपने डील कर लेंगे बाद में। तो ये हवाला ऐसे चलता है, हवाला ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं कि एक कंट्री में बैठा है, उसने क्या किया, ट्रांसफर मनी कर दिया दूसरे आदमी को, दूसरे आदमी ने क्या किया, पैसा ले लिया, ये दोनों का ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होते रहता है ऐसे ही। तो बीच में कोई गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं हो रहा, तो हवाला भी ट्रांजेक्शन ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन दिया हुआ है क्लॉज पी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 मनी लॉन्ड्रिंग, बट ये ना बस मजाक है, ये इसमें लिख दिया डेफिनेशन है। अब ये बोलता है कि काम करो सेक्शन नंबर 3 से पूछ के आओ। देखो ना, ये खुद नहीं बोला, बोलता है काम करो सेक्शन नंबर 3 से पूछ के आओ। अब ये डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में जा चुकी है, तो सेक्शन नंबर 3 में ही मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है। देखो क्या है,
Money laundering simply means whoever directly or indirectly attempts to indulge knowingly assets, knowing is a party, is actually involved in any process activity connect with proceeds of crime. इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। देखो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके हर क्वेश्चन में ये डिफिनेशन आनी चाहिए, हर क्वेश्चन में ये डिफिनेशन आनी चाहिए आपके, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में हर क्वेश्चन में ये डिफिनेशन आनी चाहिए आपको, कैसे भी लिखो, बट ये डेफिनेशन लगभग मैच हो, मैंने नोट्स में डाल रखे हैं, लगभग मैच होना चाहिए डेफिनेशन। देखो क्या बोल रहा है, सुनो एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ तुरंत। ये था, मान लो राजीव, इसने मान लो मर्डर किया, अब ये आके छुप गया कहाँ, राजू के यहाँ। राजू का एक घर था, ठीक है, और ये मर्डर करता था, इसके पास है ना पिस्तल थे, बॉम्ब भी रखता था तो ये छुपा राजू के यहाँ रहा, रूम लिया इसने और ये रहना चालू किया। तो राजू को है ना शक हुआ, राजू को डर भी हुआ, शक हुआ। राजू ने पूछा इससे कि भाई मैंने तेरे रूम में ना पिस्तल देखा, बंदूक देखा, ये देखा, तू है कौन? तो ये बोला ये ले 20 लाख रुपए। ये बोला तू ही तो है सब। मतलब इसने ना पलट गया, ये मतलब जान की भी अनजान बन गया। पैसा देखते ही क्या हुआ, ये पलट गया। पहले तो पूछा तू है कौन, इसने बोला 20 लाख रख। अब बोला हाँ कोई बात नहीं, तेरा ही तो घर है ये। तो मतलब क्या हुआ, देखो हूसोवर डायरेक्टली कौन हुआ, ये राजीव ने ही तो क्राइम किया, बट और इनडायरेक्टली सर ये भी आ गया। अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज नोनली असिस्ट, नोनली असिस्ट मतलब सर नोनली असिस्ट मतलब ये जान चुका है, ठीक है। और नोइंग एज अ पार्टी, कोई भी पार्टी जो नोन है, मतलब अब देखो पहले इसको नहीं पता होता, ये सब मिला होता तो तब ठीक है। अब ये जान चुका है, इसने क्राइम वाले से पूछताछ करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, ये भी इन्वॉल्व हो गया क्या इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये सारे पैसे मर्डर करके तो ये 1 करोड़ रुपये लेके आया था, अब इसको 20 लाख मिल गया, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शेयरिंग कर रहा है। तो जरूरी नहीं होता मनी लॉन्ड्रिंग जो मर्डर करता है यही वो मनी लॉन्ड्रिंग में पार्ट में आता है, नहीं। इसके साथ साथ जो भी नोनिंग असिस्ट होता है ना, मतलब जो नोन, देखो एक होता है इसे पता ही नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट इसे पता हो गया, ऐसे पैसा मिल गया तो भाई ये क्या हो गया, ये नोलिंग असिस्ट पार्टी हो गई, ये नोलिंग एज अ पार्टी हो गई जिसमें सब कुछ पता है और इन्वॉल्व हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में। तो यार डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट आदमी बन सकता है। अब बन गया तो वो क्या कर रहा है, छुपा रहा है कुछ, या उसका पोजीशन ले लिया। मान लो इसने बोला एक काम कर 20 लाख नहीं, एक काम कर एक प्रॉपर्टी ले ले मेरा बेंगलोर में, या एक्वायर कर लिया, या उसको क्या कर दिया, एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और यूज एंड उस प्रॉपर्टी को क्या शो कर रहा है, अनटेंटेड। क्या शो कर रहा है, अनटेंटेड। सर अनटेंटेड मतलब क्या होता है, टेंटेड मतलब होता है गंदा, अनटेंटेड मतलब होता है साफ सुथरा। मतलब सिंपल सी बात, अब राजीव के पास पुलिस ऑफिसर आए, ठीक है, इसने पूछा राजीव से भाई ये 1 करोड़ कहाँ से आए। इसने बोला ना कि सर वो तो मेरा बिजनेस है। तो भाई तुम क्लेम कर रहे हो, मतलब ये जो राजीव है ना वो क्लेम क्या कर रहा है, इस प्रॉपर्टी या इस पैसे को क्या कर रहा है, अनटेंटेड। बोला सर तो मेरा साफ सुथरा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल वो नहीं होता कि तुम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ले आए। मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लेके आए और तुम उसको क्या कर रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब क्या, तुम उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लेके आ गए और बोल रहे हो कि सर ये तो मेरा साफ सुथरा पैसा है, तो उसको क्लेम कर रहे हो अनटेंटेड। तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो क्या हो जाएगा, शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो नोलिंग डायरेक्टली और डायरेक्टली ये और इनडायरेक्टली ये दोनों जा सकते हैं जब ये उनको सब पता हो, नोलिंग पार्टी हो, ठीक है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट वो बताते जाऊंगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो होता है, देखो सिंपल बात, एनी प्रॉपर्टी डिराइव इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। सर क्रिमिनल एक्टिविटी आपको बचपन से पता है, इतना मूवीज देखता है, मर्डर ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी देंगे। अभी सुनो क्या होता है इसके हिसाब से, रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस। मतलब देखो क्रिमिनल एक्टिविटी तो है, बट वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो कहाँ लिखी है, शेड्यूल ऑफेंसेस में। तो देखो हर कोई एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से। मनी लॉन्ड्रिंग वही होगी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, बट वो क्राइम कहाँ लिखा हो, जो शेड्यूल ऑफेंसेस में लिखा हो। परफेक्ट, ठीक है। देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, इंक्लूड प्रॉपर्टी नॉट ओनली टाइप, देखो जो फ्रॉम द कहाँ, शेड्यूल ऑफेंसेस। अब हम जाएंगे कहाँ, शेड्यूल ऑफेंसेस के पास। एक बात है ना, प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ लेना, मीन्स एसेट, एवरी डिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, इंस्ट्रूमेंट, डीड, सारे कुछ प्रॉपर्टी में डेफिनेशंस में ऐड है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। पेमेंट सिस्टम एक बार एग्जाम में आ चुका था 3 नंबर के लिए। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है, इस बंदे ने किया मर्डर, इसने इसको दिया कैश,
कैश इज पेमेंट सिस्टम, ठीक है। बट इसने इसको दिया ये ले क्रेडिट कार्ड, जा तूने मर्डर किया ना, जितना शॉपिंग करना कर ले, मेरा अनलिमिटेड मतलब 1 करोड़ का लिमिट है, जा कर ले। तो पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मीन्स अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट्स टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ पेयर, ये जो पैसा दे रहा है पेयर एंड अ बेनिफिशियरी इन्वॉल्विंग क्लियरिंग सेटलमेंट, इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन। मतलब सिंपल बोला है, देख मनी लॉन्ड्रिंग में जरूरी नहीं है कि कैश में पैसा मिले वही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड से बोल दे कि जा तूने मर्डर किया ना, जा जी ले 1 करोड़ मेरे पास क्रेडिट कार्ड लिमिट है, जो शॉपिंग करना कर, डेबिट कार्ड दे दिया जा शॉपिंग कर, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उसको डेबिट कार्ड मिला, डेबिट कार्ड ऑपरेशन से पेमेंट हुआ, तो क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? हाँ भाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम का पार्ट होता है और मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये आता है इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऑफेंस, क्यों? क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये लिखा हुआ है कि वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी कराएगा जो शेड्यूल ऑफेंसेस में कहलाएगा, शेड्यूल ऑफेंसेस का पार्ट होगा। अब देखो 3 होती है यहाँ पे, द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल ऑफ, ठीक है सर। ये 7 to 8 पेजेस की लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट में क्राइम कैसे, क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे हैं, देखिए क्रिमिनल एक्ट हो गए, या मान लो इसमें लिखा हुआ है कि पार्ट ए ऑफ शेड्यूल ना, सर इसमें पढ़ोगे ना सर, इसमें 7-8 पेजेस है, इम्पॉसिबल है कि सारे नेम याद कर लो। मतलब कहाँ का IT एक्ट है यहाँ पे, मतलब मर्डर, किडनैपिंग सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ ये सारे होंगे वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएंगे, शेड्यूल ऑफेंस के पार्ट ए में लिखा हुआ है, तो ये बहुत वास्ट है। इसमें बोल रहा हूँ कि एग्जाम में अगर मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन आए ना, चाहे वो IT एक्ट के रिगार्डिंग आए, या बोले कोई ब्राइबरी ले रहा है, या बोले किडनैपिंग कर रहा है, सब पार्ट ए मनी लॉन्ड्रिंग शेड्यूल ऑफेंस वाले होंगे। सब पार्ट बी कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट, तो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ शेड्यूल इफ टोटल वैल्यू इज 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ भी हो चलेगा, 1 करोड़ ज़्यादा हो चलेगा, मतलब 1 करोड़ चलेगा, ये 1 करोड़ से ज़्यादा चलेगा। सर कौन से ऑफेंसेस यहाँ पे होते हैं, कौन से बताता हूँ। कस्टम वाले, गलत कस्टम डेटा रिपोर्ट फाइल कर दिया, इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी गलत किया, ठीक है, वो कौन सा ऑफेंसेस सारे कितने, जब 1 करोड़ से ऊपर, मान लो कस्टम में कुछ एक्ट में गलत कुछ किया, ठीक है, पार्टी ने किसी ने, और वो 50 लाख का था, तो क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग है? नहीं, क्योंकि शेड्यूल में पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, कस्टम वाले जो भी गड़बड़ी हो रहा है वहाँ पे 1 करोड़ का ऑफेंस होना चाहिए, 1 करोड़ का क्या होना चाहिए, ऑफेंस इन्वॉल्व होना चाहिए। सब 50 लाख की है, नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग। सब 80 लाख है, नहीं है। सर 1 करोड़ है, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि बोला है पार्टी बी में सिंपल से सेपरेट बोला है, कस्टम एक्ट का बोला है, कस्टम एक्ट के बारे में बात किया है, ठीक है। थर्ड क्या है, पार्ट सी का शेड्यूल, पार्ट सी का शेड्यूल क्या है, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन, मतलब सर 2 कंट्री के बीच में कुछ भी लिंकेज हो रहा है ना, वहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग भी लग जाएगा। मतलब सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग कहीं नहीं छोड़ रहा है। पार्ट ए में तो अच्छी खासी लिस्ट बोली हुई है, पार्ट बी में कस्टम वाला बोला, कस्टम कितना 1 करोड़ से ऊपर का अगर इन्वॉल्व है तो। पार्ट सी क्या बोला, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन, मतलब 2 कंट्री के बीच में, इंटर कंट्री के बीच कुछ लिंकेज हो रहा है ना, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट होगा। ट्रांसफर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बैंकिंग कंपनी देख लो, सिंपल, या क्या यार एग्जाम में नहीं आएगा बैंकिंग कंपनी आपसे पूछने के लिए, क्या हुआ कोऑपरेटिव बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इतना ही आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। सुनो इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी। अब आएगा रिपोर्टिंग एंटिटी। चलो रिपोर्टिंग एंटिटी स्पीड में लेते हैं। देखो क्या होता है, मैंने पढ़ाया था कि सेक्शन 11A में बैंक देखो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब पे होता है। तो इन पे कंट्रोल लगाएगा कि आप लोग काम करो, जो भी आपके पास कुछ पैसा है ना, या जो भी कस्टमर आए ना, उसका KYC करो, उसका है ना सोर्स ऑफ इनकम चेक करो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी पहले डिफाइन सही नहीं था, पहले क्या था, बैंकिंग डिफाइन था, NBFC था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइन था, उसमें लिखा था एंड एनी अदर पर्सन हु, ऐसे एनी अदर रिपोर्टिंग एंटिटी लिखा हुआ था, ठीक है, या एनी द पर्सन हु कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस लिखा होता। तो ये डेजिग्नेटेड बिजनेस को है ना, हाँ एनी द पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस लिखा होता, ठीक है। ये देखो इसको पहले डिफाइन नहीं था सर, अब है ना लॉ में अमेंडमेंट आके इसको डिफाइन किया गया, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। बोला क्या कौन कौन से पर्सन, और बैंकिंग आपने कवर कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बता दिया, इंटरमीडिएट बता दिया, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में कौन कौन। तो इसको अब डिफाइन किया कि इन लोगों को भी क्या करना है, KYC ये सब मेंटेन करना है, जो भी कस्टमर आएंगे कौन कौन। सर देखो सिंपल जल्दी बताता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में अच्छे से लिया है। जो भी कैशिनो है ना, कैशिनो करवाता है ना, गेम करवाता है ना, कैशिनो देखते हो सिक्के लेके आए, या पैसे ना राउंड टेबल बना रहता है, ऐसे सिक्के से गिराते हैं हम, पैसे कन्वर्ट करते हैं और खेलते गेमिंग। तो बोलता है कैसिनो वालों आप क्या करो, आप भी रिपोर्टिंग एंटिटी डेफिनेशन में आ चुके हो, आपको भी आप KYC करना पड़ेगा, जो 11A में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या बोला, इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सिंपल बात, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को जो रजिस्टर करवाता है ना, उसके लिए। सर क्यों, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में हम देखेंगे प्लेसमेंट, लेडिंग, इंटीग्रेशन होता है लास्ट प्रोसेस। मतलब सर वहाँ पे क्या होता है ना कि साफ पैसा जो आता है ना, वो साफ पैसा लगता है मोस्टली
रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने में, तो खरीदने में जब भी जाते हैं तो रजिस्टर होता है इनके पास, जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पास, इंस्पेक्टर के पास। तो बोला इंस्पेक्टर आप काम करो, आपके पास जब भी प्रॉपर्टी खरीदने आएगा ना उसका भी केवाईसी करो, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कौन सा लेजिटिमेट पैसा का प्रॉपर्टी है, कौन सा पैसा का प्रॉपर्टी सही नहीं है। ठीक है, और किसको ऐड किया गया, रियल एस्टेट एजेंट को। तो सर सारी रियल एस्टेट एजेंट नहीं, इसको यहाँ पे लिंक किया गया नीचे, इसको डिफाइन किया गया तो नीचे लाके, ठीक है, यहाँ पे लाके थोड़ा लिंक किया गया। क्या बोला गया, देखो वो रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सेल और परचेज में है, एंड उसका एनुअल टर्नओवर मतलब सेल जो है ना 20 लाख या उससे ज़्यादा है। सिंपल सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट भी यही है। सिंपल वो रियल एस्टेट एजेंट को ऐड किया गया जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख और 20 लाख से ज़्यादा है, उनको भी क्या करना है, केवाईसी मेंटेन करना है। 4 में क्या बोला, सोने चांदी ज्वेलरी वाले, मतलब बोला कि डीलर इन प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस डायमंड, प्रीशियस मेटल्स एंड अदर हाई वैल्यू गुड्स एज मे बी नोटिफाई बाय गवर्नमेंट। सर नोटिफाई बाय गवर्नमेंट मतलब बताई गवर्नमेंट ने क्या क्या बता दिया, नोटिफिकेशन नंबर लाके बता दिया कि कौन से लोग। तो इसमें ये लिखा गया कि जो भी ज्वेलर या जो भी पर्सन जो ये बिजनेस कर रहा है ना ऊपर वाला, उसमें वो लोग जो कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कस्टमर से, सर क्या कैश ट्रांजेक्शन, नो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन कस्टमर से कर रहे हैं, जो कि 10 लाख क्या है, देखो इक्वल टू 10 लाख है या 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, इन अ सिंगल ऑपरेशन। मतलब मान लो एक पर्सन आया उसने बोला सर मुझे इस एक फिंगर का क्या चाहिए, रिंग चाहिए, ठीक है, 2 लाख का। फिर बोला दूसरा फिंगर रिंग चाहिए 2 लाख का। बोला कि काम करो 4 और फिंगर चाहिए, 2 2 2 2। सर टोटल कितना हो गया, 4 6 8 10 12 लाख। सर 10 लाख में 12 लाख में कैश डील का, वो हमेशा आके कैश दे के आता था, ठीक है। तो या तो सिंगल ऑपरेशन, या मान लो एक आदमी आया बोला कि काम करो मुझे नेकलेस चाहिए, नेकलेस दाम है 11 लाख। तो सिंगल ऑपरेशन से 10 लाख से ज़्यादा हो जाए या 10 लाख हो जाए, या मान लो कंटिन्यूस ऑपरेशन से जो 10 लाख या 10 लाख ज़्यादा हो जाए, उन वालों को लोग को भी है ना केवाईसी मेंटेन करना है अपने कस्टमर का, ठीक है। ई में बोला, एफ में बोला कि जो क्या कर रहा है, सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश कर रहा है और लिक्विड सिक्योरिटीज़ कर रहा है। सर यहाँ पे मोस्टली बैंक की होती है देखा जाए तो, कि हमारा सेफ कीपिंग करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश करती है, बट इसको ना एज मे बी नोटिफाई गवर्नमेंट, इसको भी तो नोटिफाई नहीं किया गया। तो इसको आप सही याद करना, सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश, बट ये दोनों नोटिफाई कर दिया गया था गवर्नमेंट। देखो नोटिफाई यहाँ पे नोटिफाई हो गया नोटिफिकेशन लाके, और ये भी नोटिफिकेशन लाके नोटिफाई कर दिया। तो ये दोनों को क्लियर बता दिया कि 20 लाख और 10 लाख। सर जीएसटी में भी यही है, 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। सर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पनिशमेंट सिंपल बताता हूँ, देखो पहले ये जानो मनी लॉन्ड्रिंग कितने तरीके से हो सकता है। पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब सर देखो ये लड़का, मान लो कोई आदमी है, ये मर्डर करके आया और इसके पास ना कैश रखे हुए थे, ठीक है, कैश अच्छे खासे रखे हुए थे। अब ये पैसा क्या किया, इसने पैसा क्या किया, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या किया, इंजेक्ट किया। मतलब क्या होता है इंजेक्ट करना, पैसा को इंजेक्ट किया, फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट किया मतलब बैंक में जाके डिपॉजिट किया। तो सर इसीलिए बोला गया बैंकिंग लोग को, रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल ज़्यादा लाया गया, इसीलिए क्योंकि पहला स्टेप क्या होता था, क्योंकि ये क्यों पढ़ाया जाना ना कि हम जब स्टेप पता कर लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है तो हम उसको कंट्रोल करना ईजी समझ जाएंगे, ये बताया गया हमें। तो पहला क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड इनिशियल स्टेज व्हेन ब्लैक मनी, जो काला पैसा है, मर्डर का पैसा इंजेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम में क्या होती है, फाइनेंशियल्स ही होती है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में, इसमें पैसा इंजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप, लेयरिंग। लेयरिंग मतलब क्या हुआ, सिंपल लेयर बनाना। जब बचपन में ना हमें टीचर कॉपी देती टेस्ट कॉपी, तो हम नीचे कॉपी रखते थे, फिर उसके ऊपर कॉपी, उसके ऊपर कॉपी, उसके ऊपर कॉपी। तो ये कॉपी ना क्लास में चेक नहीं हो पाती थी। तो ये क्या हुआ, सिंपल लेयरिंग बना दो, इतना लेयरिंग बना दो ना कि तुम्हें ट्रेसेबल करना मुश्किल हो जाए पैसा आया कहाँ से। मतलब मान लो ये दिल्ली के कैनरा बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, चेन्नई के पीएनबी में निकाल लिया, एटीएम से निकाला, चेन्नई के बैंक में डाला, फिर क्या किया बैंगलोर के एटीएम से निकाल लिया, बैंगलोर के एटीएम में से निकाला, फिर पैसा डाला बैंगलोर के एटीएम में, बैंगलोर के बैंक में, क्या किया पुणे के बैंक से निकाल लिया। अब ये पैसा निकाल लिया। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, लेयरिंग बना रहे हैं। इतनी लेयरिंग बना देंगे ना कि ये ओरिजिन पता करना ही मुश्किल हो जाएगा पैसा का, ठीक है। तो इट इज़ द सेकंड स्टेज, मनी इंजेक्टेड इन सिस्टम इज लेयर्ड एंड मूव स्प्रेड्स वेरियस ट्रांजेक्शंस। इतने ट्रांजेक्शन कर देंगे ना पैसा का कि भाई तुम पता लगाते रह जाओगे जो भी पकड़ने वाला आएगा, इन डिफरेंट अकाउंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। हो सकता है ये पुणे से चला जाए, जर्मनी पैसा चला जाए। तो इतना कर देंगे ना, दैट इज बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द ओरिजिन ऑफ द कंपनी। ये डिटेक्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा ओरिजिन। थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन। अब जो पैसा मान लो यहाँ पर रोक देते हैं, पुणे का पैसा क्या हुआ निकाले, और इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, सिंपल एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। अंडर थर्ड ये फाइनल स्टेज होता है मनी इंटर फाइनेंशियल सिस्टम। अब ऐसा पैसा आ गया, अब पैसा साफ सुथरा होकर निकल गया, वॉशिंग मशीन से निकाल लेंगे। अब पकड़ने वाला पकड़ते रह जाओ, हम पैसा लेके गए और एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, बंगला खरीद लिया। इसलिए बोला गया ना यहाँ पे कि भैया जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है ना, उसको भी क्या करना होगा, केवाईसी मेंटेन करना, क्योंकि ये भी अब
रिपोर्टिंग एंटिटी की डिफिनेशन आ चुकी है, जो पर्सन डिजिग्नेटेड बिजनेस करते हैं। सर यही सब लिंक हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रोसेस पढ़ाया गया हमें। सर इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल सी बात, पीछे से अल्फाबेटिक पढ़ लेना, हाई लॉन्गेस्ट में। सर आता है एग्जाम में, सीक्वेंस आता है कि बताइए कैसे सीक्वेंस है। तो PLI, पहले पीछे से P आता है, फिर L आता है, फिर I आता है, तो प्लाई देखो, प्लाई नहीं, सिंपल PLI, एक सीक्वेंस याद रखना है। सर इसमें सीक्वेंस एग्जाम में MCQ आते हैं, जैसे मैंने बहुत बार देखे इसके MCQ, RTP MTP में घूमते रहते हैं। तो P, उसके बाद क्या आता है L, उसके पीछे क्या आता है I, प्लाई, ठीक है, PLI जो भी बोल लो। फिर से डेफिनेशन डिफाइन कर दिया, कंसीलमेंट, पोजीशन, एक्विजिशन, यूज, क्लेमिंग व्हाटसोएवर, कैसे भी क्या कर लो, ठीक है। एनी और मोर, सिंपल बोला है कि नोइंग ऐसे, जो पर्सन जान भी रहा, जो हम देखे थे वो रेंट वाला जान रहा था उसको, तो डेफिनेशन फिर से घुमा दिया। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है सर, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट। देखो पनिशमेंट बताता हूँ कैसे, समझाता हूँ। जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग किया ना सर, उसको 3 साल से 7 साल की सज़ा है, याद रखना। मतलब क्या सर, इम्प्रिजनमेंट। whoever commits the offense of money laundering shall be, मतलब मैंडेटरी है सर, होगा ही होगा, 3 से 7 साल, कम नहीं होगा उससे, तो मनी लॉन्ड्रिंग मत करना। पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट फ्रॉम 3 to 7 ईयर, 3 से 7 साल के बीच में इम्प्रिजमेंट हो सकता है। एंड मतलब भैया जेल में रहोगे, जेल का खाना खाओगे तो पैसा भी तो दोगे, तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो एंड फाइन लगा सकता है आपके साथ, फाइन कितना भी अमाउंट का हो सकता है। ये कब होगा, जब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस होगा। सर एक जगह और इसमें आता है 3 से 10 साल, मतलब ये बोल दिया कि और चक्की पिसवाएंगे, कब, जब तुम ड्रग्स वाले केस में इन्वॉल्व हो गए। कैसे सर, देखो एक वर्ड याद रखना, NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स का ऐसा है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स। तो सर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सर बहुत बार आया, आप देखना पीछे पास्ट पेपर देखना होगा, देख लेना, सब पूछता है आपसे कि उस बंदे ने ना नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस किया ऐसे ऐसे तो कितने साल की इम्प्रिजमेंट होगी, तो ये होगी 3 से 7 साल प्लस फाइन। बट बोल देगा ना उसने ना ऑफेंस तो किया है, बट वो ऑफेंस NDPS एक्ट का था, NDPS एक्ट का। अब कितना होगा सर, 3 से 10 साल प्लस फाइन, ठीक है, परफेक्ट। अब सर एक सेकेंड, देखो अब मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ लिया कितने साल की सज़ा होगी, क्या होगा, सब पढ़ लिया, कितने स्टेप्स में होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। मतलब सर स्टार्टिंग में हमने देखा था सर, इस चैप्टर का पर्पस क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग होने से क्या करना, प्रिवेंट करना, बट हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा से आया ना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था ना, उससे जो प्रॉपर्टी खरीदा है ना, उस प्रॉपर्टी को अटैच करना या कॉन्फिस्केट करना। अब मान लो मनी लॉन्ड्रिंग हो चुका है, अब क्या हो रहा है, अटैचमेंट। सर वो अटैचमेंट क्या होता है, प्यार मोहब्बत वाला अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल समझो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन एंड डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल बोल दिया कि भैया मेरे को लग रहा है कि आपका प्रॉपर्टी है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा का है, प्लीज़ ये प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफर नहीं करिएगा जब तक मैंने इस प्रॉपर्टी को क्या किया, अटैच किया है। या मान लो कन्वर्ट नहीं करिएगा, कभी कभी नहीं होता है कैपिटल गेन को कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कर देते हैं, ये सब मत करिएगा। मतलब सिंपल बात, अटैचमेंट ने बोल दिया कि आपको थोड़ा देर के लिए प्रोविजन लगाया गया है, आप ये सब मत करिएगा, ठीक है। एडजुडिंग अथॉरिटी बताया इसमें चैप्टर में क्या होता है, ईडी के लोग होते हैं, ये नहीं। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से सर, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 5 सीक्वेंस चले। सेक्शन 5 क्या बोलता है, देखो मैं डायग्राम वे में समझा दूंगा सारा, ठीक है, लाइन पढ़ा दूंगा। देखो ये डायरेक्टर है, बट मैंने बताया था कौन सा डायरेक्टर प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देते हैं, वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। मतलब ये जो डायरेक्टर है ना, ये डिप्टी डायरेक्टर से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए, से नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल बात है, ये कोई है ना, ये कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब उसके देखो, डिप्टी डायरेक्टर हो या उससे ऊपर हो, एडिशनल डायरेक्टर चलेगा, डिप्टी डायरेक्टर चलेगा, ठीक है, बट वो असिस्टेंट डायरेक्टर या मान लो डिप्टी डायरेक्टर से बिलो का बंदा नहीं होना चाहिए। या मान लो कोई भी ऑफिसर है, आराम से लाइन पढ़ना, ठीक है, डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर है, हैज़ रीजन टू बिलीव। देखो उसको डिफाइन किया गया रीजन टू बिलीव को, जो रीजन है ना उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो राइटिंग में। मतलब इस डायरेक्टर को है ना कुछ रीजन टू बिलीव है, और वो रीजन टू बिलीव क्या किया, इसने अपने पेपर में लिख लिया। आइए सुनते हैं, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल पोजीशन, जो भी मटेरियल पोजीशन आया था, मान लो किसी सेबी का कुछ वो आया था,
नोटिफिकेशन, मान लो सेबी ने उसको बोला, डायरेक्टर को बोला, या मान लो कुछ भी ऐसा बैलेंस शीट में आइटम लगा इसको, या कुछ भी मटेरियल पोजीशन लगा, किसी गप्पेबाजी सुन के नहीं आ गया है वो, कुछ मटेरियल लग रहा है इसको, डायरेक्टर इसको लग रहा है, इस डायरेक्टर को या ऑफिसर को लग रहा है जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर है, ठीक है, क्या लग रहा है उसको, डैट एनी पर्सन मतलब क्या, जो कांड करता है, मतलब क्राइम करता है, क्राइम वाले लोग बोले, एनी पर्सन जो है ना इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो पर्सन के पास है ना कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब पैसा है क्राइम का, ठीक है, किसको लग रहा है, इस डायरेक्टर को लग रहा है, ये डायरेक्टर ऑफिसर को लग रहा है कि कोई पर्सन है, मान लो पर्सन का नाम लिख देते हैं मिस्टर सैम लिख देते हैं, मिस्टर सैम के पास है ना कुछ पैसा है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कोई क्राइम का पैसा है, मर्डर का पैसा है, ठीक है, और जो पैसा है ना, जो पैसा है वो या प्रॉपर्टी है, क्राइम का जो पैसा प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकता है, कंसील कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, आर लाइकली टू बी, वो कर सकता है, किया नहीं है, कर सकता है, वो पर्सन कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, वो डायरेक्टर क्या कर देगा उसको, क्या कर देगा डायरेक्टर उसको, देखो सच डायरेक्टर एंड इन जब मे ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी, देखो एक चीज़ समझाता हूँ, ये डायरेक्टर है, इसको क्या लग रहा है, ये मिस्टर सैम है, इसने क्या किया, कुछ प्रोसीड्स का क्राइम लिए हुए हैं, और वो पैसा है, ये मान लो कोई प्रॉपर्टी है इसके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो क्या कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है, किसी को वापस दे सकता है ठीक है, सिंपल बात, इसका ना नामो निशान मिटा सकता है, तो ये डायरेक्टर लग गया ना, ये कर सकता है, लाइकली टू भी कर सकता है, तो इसने क्या किया, प्रोविजनली अटैच कर दिया। प्रोविजनली अटैच करने के बाद क्या होता है, हमने अटैचमेंट का डेफिनेशन देखा था, अब वो बंदा है ना इस पर ट्रांसफर मूवमेंट नहीं कर सकता, वो सब नहीं कर सकता, ठीक है, परफेक्ट, प्रोविजनली अटैच कर दिया। कितने दिन तक प्रोविजनली अटैच होता है सर, 180 डेज, परफेक्ट, 180 डेज तक होता है। अब देखो प्रोविजनल अटैच तो कर दिया, उस डायरेक्टर को है ना वो रिपोर्ट है ना प्रोविजनल अटैच का मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, या मान लो जो भी कंप्लेंट फाइल किया होगा, मान लो किसी ने बोला होगा कि भाई डायरेक्टर तुम एक वक्त जाके वो करके आओ, प्रोविजनल अटैच करके आओ, तो उसको भी फाइल करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट याद रखना, ये देखो और लिखा है, चाहे किसी एक को भी फाइल कर देगा चलेगा, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को फाइल, मान लो डायरेक्टर ने क्या कर दिया, प्रोविजनली अटैच, अभी फाइनल अटैच नहीं हुआ, प्रोविजनली अटैच हुआ, ये कंफर्म भी होता है, प्रोविजनल अटैच कंफर्म करेंगे आगे, देखो कौन करता है, ठीक है, और प्रोविजनल अटैच करने के बाद क्या ड्यूटी है डायरेक्टर की, एक रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दो मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट जो भी है उसको फॉरवर्ड कर दो ये कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वही बोल रहा है कि रीजन रिकॉर्ड कर, देखो रीजन रिकॉर्ड होना, ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर मजे लेने के लिए चला गया किसी का प्रोविजनली अटैच करके गया, नहीं भैया, रीजन रिकॉर्ड कर जाओ किस बेसिस पे तुम किसी का प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करने जा रहे हो, ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ अटैचमेंट, मतलब सर कितने 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 दिन का अटैचमेंट होगा, 180 डेज का, परफेक्ट, 180 डेज का क्या होगा, अटैचमेंट होगा। बट ये बोला ना इस 180 डेज में ना हमें एक्सक्लूड करना है हाई कोर्ट का जो स्टे होता है ना, और प्लस 30 डेज और दे देना। देखो मान लो यहाँ पे क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, यहाँ से कितना दिन बचा इसके पास, 180 डेज, मतलब बीच में क्या हुआ, इस पर्सन ने ना मिस्टर सैम, इसने बोला कि यार कैसे कर दिया तुमने प्रोविजनल अटैच, मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट जा रहा हूँ अपील करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मतलब रोक दिया केस को थोड़ा दिन के लिए, तो जो केस रुका ना इसमें ये 180 डेज में काउंट नहीं होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, देखो मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, मान लो 1 जनवरी को प्रोविजनल अटैच हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, मान लो कैलेंडर ईयर से देख रहा हूँ, ठीक है, 1 फेब से 1 अप्रैल तक स्टे लगाया, तो सर क्या ये 180 डेज ये पूरा होगा, नहीं, ये जो टाइम है ना, ये टाइम है ना, ये काउंट नहीं होगा 180 डेज में, मतलब यहाँ से मान लो 1 जनवरी से मान लो 1 फेब 30 दिन तो काउंट हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 150 दिन क्योंकि इस बीच में क्या हुआ, स्टे लगा था, तो ये 150 दिन प्लस 30 दिन 180 दिन यहाँ खत्म होगा, प्लस और क्या बोला, इस स्टेज में ना 30 दिन और मिलेगा भाई तुम डायरेक्टर, क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ, एक लय बिगड़ गया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तुमने फिर से डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ेगा, तो बोला एक काम करो 30 डेज और ले लो, तो नॉर्मली क्या हुआ 180 डेज और क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग हाई कोर्ट स्टे प्लस 30 डेज, ये हुआ फॉर्मूला देखा जाए तो 180 डेज तो मिलेगा ही मिलेगा, हाई कोर्ट का जितने दिन है वो एक्सक्लूड कर दो और प्लस एडिशनल 30 डेज और दे दो, ठीक है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी और अटैचमेंट, कब वैलिडिटी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, जब 180 दिन क्या हो खत्म हो जाए, और जब प्रोविजनली अटैच क्या हो कंफर्म हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। देखो पहले क्या होता है, सुनो सब एक सीक्वेंस बताता हूँ, पहले क्या होता है, पहले होता है डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच करता है, ठीक है,
प्रोविजनली अटैच किया, सुनो, फिर ये प्रोविजनल अटैच क्या होता है, कंफर्म होता है, फिर ये क्या होता है, स्पेशल कोर्ट प्लस मैटर जाता है, स्पेशल कोर्ट क्या बोलता है यस मनी लॉन्ड्रिंग है, तब प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्फिस्केट होता है। तो अभी तो प्रोविजनल अटैच हुआ, ये जब कंफर्म हो जाता है ना, तब ये प्रोविजनल अटैच कंफर्म होता है, तब स्पेशल कोर्ट डील करता है मैटर को कि भैया कितने का मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है भी कि नहीं है, ठीक है। तो अटैचमेंट कब खत्म हो जाएगा, याद रखना 180 डेज पहले खत्म हो जाए या लेटर हो जाए, या प्रोविजनली अटैच का ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर मतलब या तो कंफर्म हो जाए या तो रिजेक्ट हो जाए, तो इस दोनों में से क्या हो, अर्लियर हो, या मान लो ये पहले हो गया या ये पहले हो गया, 180 दिन पहले खत्म हो गया तो भैया प्रोविजनल अटैच यहाँ पे खत्म हो जाएगा या मान लो ऑर्डर पहले आ गया तो ये पहले खत्म हो जाएगा, तो प्रोविजनल अटैच यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सर देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नो इफेक्ट ऑन राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, मतलब अब मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसको डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनली अटैच कर दिया। अब ये बोला देखो मिस्टर राम तुम इस प्रॉपर्टी में, मान लो मिस्टर राम के रहते थे यहाँ पे, बोले मिस्टर राम तुम इसमें नहीं रहोगे अब, भाई क्यों, तो याद रखना प्रोविजनली अटैच होने से ना कोई भी डायरेक्टर उसको इंजॉय नहीं करने को रोक सकता है। मतलब सिंपल बात, मिस्टर राम इस प्रॉपर्टी का राइट टू इंजॉय कर सकता है, मतलब सिंपल बात वहाँ पे रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट बेच नहीं सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, अटैचमेंट में जो लिखा वो नहीं कर सकता। उसके अलावा क्या कर सकता है, ये नहीं मना कर सकते कि राम तुम रहोगे नहीं इसमें, रहो ना राम, अभी तो प्रोविजनली अटैच हुआ है, कंफर्म थोड़ी ना कि मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं है। कंफर्म होने के बाद भी स्पेशल को डील करता है, तब पता चलता है हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, तब कॉन्फिस्केट होता है। तो तुम किसी का राइट टू इंजॉय नहीं छीन सकते, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो जिसका इंटरेस्ट होता है ना प्रॉपर्टी में, देखो जिसका इंटरेस्ट होता है ना उससे तुम राइट टू एंजॉय नहीं छीन सकते। एक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है, उसके बेटे को रोक दिया डायरेक्टर ने कि रहने को, तो भाई ऐसा क्यों, अगर उस बेटे का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, मतलब उस बेटे का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शेयर है, मतलब कुछ कुछ उसका पोर्शन है वहाँ पे, बट तुम उसको रोक नहीं सकते बेटे को उसमें रहने से, ठीक है। तो याद रखना अटैचमेंट में ऐसा नहीं रोक सकते कि उसका राइट टू इंटरेस्ट रोक दें, ठीक है। देखो पर्सन इंटरेस्टेड डिफिनेशन दे दिया कि इन रिलेशन टू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल पर्सन क्लेमिंग ऑन टाइटल क्लेम एनी इंटरेस्ट, मतलब बोल रहा है सिंपल बात कि किसी का मान लो मिस्टर आर थे, उनका बेटा था पी का इस प्रॉपर्टी में 20% शेयर था, आर का 80% शेयर था। तो डायरेक्टर ने बोल दिया पी को, बेटे को, कि तुम यहाँ इस प्रॉपर्टी में नहीं रहोगे, क्यों भाई इसका भी तो इंटरेस्ट है, तो ये रह सकता है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका इंटरेस्ट होगा ना उससे आप राइट टू यूज़ नहीं छीन सकते प्रॉपर्टी का, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। अब क्या होता है एडजुडिकेशन, देखो चैप्टर बहुत दिखने में लगेगा 40 पेज का, चैप्टर है बहुत बड़ा सर, छोटे छोटे पॉइंट्स स्टार्टिंग के 20 पेज ही चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोविजनली अटैच हुआ, कौन किया, डायरेक्टर किया, कौन डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। अब ये प्रोविजनल अटैच होते हैं ना सर 30 दिन के अंदर है ना, 30 दिन के अंदर ये डायरेक्टर है ना एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, एक कंप्लेन फाइल करेगा। देखो द डायरेक्टर और एनी ऑफ द ऑफिसर जिसने प्रोविजनल अटैच किया वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट फाइल अ कंप्लेन, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर याद रख लेना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेन फाइल करेगा। सर देखो हमने एक प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैच किया, हमें लग रहा था वो पैसा लाइकली टू भी कंसील हो सकता है, आप आगे का डील करो, ठीक है। अब ए पास मैटर आया, ए क्या करेगा, एडजुडिकेशन। सर एडजुडिकेशन मतलब सिंपल समझो एनालिसिस करेगा और जो भी मैटर है उसको देखेगा। अब एक लाइन चलता है, ठीक है, ए क्या किया मैटर ए पे आया, ए को क्या लगा, कुछ उसको भी लगा रीजन टू बिलीव है एंड पर्सन है ना ऑफेंस किया हुआ है, सेक्शन 3 का मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 में होता है, और क्या है उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। तो एक बोलता है, एक काम बोलता है, ये बोलता है ले लो 30 डे का टाइम, ठीक है, और बोलता है किसको, बोलता है पर्सन को, ले लो 30 डे का टाइम, किसको बोलता है, पर्सन को, एंड उस 30 डे में क्या बताओ, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताओ, किसको बोल रहा है, इस पर्सन को, जिसपे क्या हुआ है, डायरेक्टर ने क्लेम किया कि प्रोविजनल अटैच करो, इसके बाद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। तो अब ए बोल रहा है कि पर्सन को काम करो, अब हम मैटर देख रहे हैं, हम तुम्हारा कंफर्म करना है कि नहीं करना है, प्रोविजनल अटैच में हम बताएंगे। तो बोल रहा है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ, कि तुम बिजनेस करते हो तो बिजनेस का पैसा है, अपने 3B दिखाओ, R1 दिखाओ, ITR दिखाओ, और क्या बोल रहा है एविडेंस, और भी तुम्हें जो एविडेंस लग रहा है जिसपे हम रिलाई कर सके वो दिखाओ, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन दिखाना दिखाओ, तो बैंक स्टेटमेंट दिखाना, पैसा कहाँ से, सब दिखाओ, और ये भी बताओ कि क्यों हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट ना माने। मतलब ये प्रूफ किसको करना है, इस पर्सन को प्रूफ करना है कि जिस पे प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, बहुत जिम्मेदारी आ गई। तो ये कितना दिन का टाइम दिया, बोला 30 दिन का टाइम ले लो, 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स ले लो, जिसको बुलाना है बुला लो, लॉयर बुलाना है बुला लो, और क्यों हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना माने ये बताओ। तो पर्सन बताएगा देखो सर हमने रिटर्न फाइल किया, देखो रिटर्न में हमारा पक्की 15 करोड़ का रिटर्न गया हुआ, देखो ऐसे ऐसे हमारा GST 3B ठीक है, R1 ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है। एक बार और सुनो, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो वो ए है ना,
क्या करेगा, सर्व करेगा सब प्रॉपर्टी को, सब जो भी प्रॉपर्टी, मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ए बी सी डी है, तो ए डील कराना मैटर, ए सबको नोटिस देगा, ठीक है। तो ए शैल बी सर्व टू ऑल पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता कि एक को नोटिस दे दूसरा को नहीं दे, सबको सर्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब ए का ऑर्डर आएगा, ठीक है, ए का ऑर्डर आएगा, मतलब ए ने 30 दिन का टाइम दिया, बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्यों तुम्हारे प्रॉपर्टी का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं माने, डेलिब्रेशन करेगा, चेक करेगा, और भी एविडेंस मांगेगा, जो भी देना होगा वो दे सकता है। अब ए क्या करेगा, ए कंसिडर करेगा रिप्लाई को, ठीक है, और क्या करेगा, एग्री ROBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बोलने का मौका देगा, किसको किसको देगा, एग्री पर्सन को देगा और डायरेक्टर बोलेगा, दोनों बोलेगा तुम लोग अपनी सफाई दे दो, जो देना दे दो। और सारे मटेरियल फैक्ट्स को देखते हुए है ना, सारे मटेरियल देखो, सबसे पहले क्या करेगा, रिप्लाई देखेगा, जो भी पर्सन है 30 दिन के अंदर नोटिस में जो सबमिट किया होगा, 30 दिन का टाइम लेके, उसका क्या करेगा, बोलने का मौका देगा दोनों को, डायरेक्टर को भी देगा जिसने प्रोविजनल अटैचमेंट किया और पर्सन को भी देगा। फिर क्या बोलेगा, सारे मटेरियल को देखते बोलेगा, देखो ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है सारे मटेरियल देखते बोलेगा कि यस कंफर्म करो प्रोविजनल अटैचमेंट, ये बोलेगा रिजेक्ट करो प्रोविजनल अटैचमेंट। तो याद रखना क्वेश्चन आता है किसके पास पावर होता है प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म करने का, सर ए के पास पावर होता है। करता कौन है, वो डायरेक्टर करता है, बट कंफर्म कौन करता है, ए करता है, ठीक है पक्का। चलो, और जब ए कंफर्म करता है ना सर, एक सेकेंड, ठीक है, चलो, जब ए कंफर्म करता है ना, तो अब ये 180 डेज नहीं लेता, ये बोलता है कि हमें चाहिए 365 दिन। अब ए ने कंफर्म कर दिया, ए ने कंफर्म कर दिया, अब ये मैटर जाता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या करता है, इसका ट्रायल ऑफ ऑफेंस करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इन्वेस्टिगेशन चालू। देखो अब होता है इन्वेस्टिगेशन चालू, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट एक शक था, शक को कंफर्म कर दिया ए ने, अब वो शक को कंफर्म भी हो गया, अब वो देखना चाहता है कितना इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, कि है भी कि नहीं। अब वो ट्रायल ऑफेंस स्पेशल कोर्ट डील करेगा, अब कोर्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन डील करेगा, स्पेशल कोर्ट डील करेगा। कितना टाइम लेगा ये इन्वेस्टिगेशन करने का, 365 दिन। तो ये याद रखना कड़ी है, डायरेक्टर ए स्पेशल कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्रोविजनल अटैचमेंट, ये कंफर्म करता है प्रोविजनल अटैचमेंट। यहाँ क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, यहाँ कितने दिन होते हैं, 180 दिन का टाइम होता है। ये जब कंफर्म होता है तो यहाँ पे 365 दिन का टाइम होता है, ये देखो परफेक्ट, ठीक है। अब देखो 365 दिन क्या होगा, ट्रायल ऑफ ऑफेंस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, कि चेक करेंगे कि भैया कितने का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कि ऐसा तो नहीं हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब देखो, अब 365 दिन के इन्वेस्टिगेशन में क्या कंफर्म होगा, या तो कंफर्म हो जाएगा कि स्पेशल कोर्ट ने भी डायरेक्ट कर दिया, ए ने तो किया, ट्रायल ऑफेंस कौन करता है, स्पेशल कोर्ट। अब इसने भी कंफर्म कर दिया हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, या बोल दिया कि नहीं, जबरदस्ती फंसाया गया था, ए के लोग और डायरेक्टर लोग ने मिलकर फंसाया इस पर्सन को, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 365 दिन चलेगा, ये वो चलेगा, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ मनी, देखो अब ये क्या है, देखो 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 यहाँ देखो, फाइनल ऑर्डर ऑन कंफर्मेशन ऑफ एक्ट, कोर्ट फाइंड दैट स्पेशल कोर्ट, कौन स्पेशल कोर्ट, देखो पहले किसने किया, डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैच किया, उसको कंफर्म किसने किया, ए ने, उसके बाद क्या हुआ, ऑफेंस कौन ट्रायल किया, स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट को लगा कि भैया सच प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, अब जो प्रॉपर्टी है ना वो हो जाएगा सीजी को कॉन्फिस्केटेड, मतलब अब जो प्रॉपर्टी का राइट टाइटल है ना यूज करने का, इंजॉय करने का, सब खत्म। अब सीजी क्या करेगी, सीजी यहाँ के प्रॉपर्टी की टाइटल होल्डर है। बट बोले कि स्पेशल कोर्ट बोले कि भैया तुम लोग जानबूझ के फंसाया इस सैम को, सैम तो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में था ही नहीं, ए और डायरेक्टर तुमने जानबूझ के फंसाया, भैया हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, प्रॉपर्टी रिलीज। और सैम को जो भी लॉस हुआ होगा ना, मान लो सैम उस घर में रहता था, उस घर में और भी मान लो रेंटर रहते थे, उन सारे लोगों ने ना बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टी में हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, तो उससे नुकसान हुआ सैम का 2 लाख साल का। तो भैया ये चाहे तो सैम क्लेम भी कर सकता है नुकसान जो भी हुआ, ठीक है। तो जो भी पर्सन को है ना वो इंटाइटल टू रिसीव, जो भी रिलीज, एक तो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगा भैया, नो मनी लॉन्ड्रिंग, प्लस जो भी इसको लॉस हुआ है ना वो भी चाहे तो सैम क्लेम कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्या बोला, मान लो स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट ही कर रहा था, ट्रायल कर रहा था 365 दिन वाला, बीच में क्या हुआ, सैम की डेथ हो गई, तो सर अब कोई मनी लॉन्ड्रिंग पता नहीं चलेगा, नहीं। अब क्या करेगा स्पेशल कोर्ट, मान लो 185 डेज तक पहुंच चुका था, 365 दिन चलता है ना, 185 डेज हो चुका था, सैम की डेथ हो गई, तो भैया इतने दिन तक जो भी डॉक्यूमेंट्स आए, जो भी एनालिसिस हुआ ना, उस बेसिस पे स्पेशल कोर्ट को जैसा डीम टू फिट होगा ना वो ऐसा डिसीजन दे सकती है, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, क्या जो पर्सन था उसकी क्या डेथ हो गई, तो सिंपल सी बात है
देखो, बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ एक्यूज्ड और द एक्यूज बीइंग डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम ऑफेंडर, जो भी इंस्टॉलमेंट ये हो गया, ठीक है, और हैविंग कमेंस बस नॉट बी कंक्लूडेड, नहीं हुआ, तो स्पेशल कोर्ट जैसा भी चाहे वैसा अपने डिसीजन दे सकता है, उसके हिसाब से कैसा, मान लो वो रिलीज भी कर सकता है, कॉन्फिस्केट भी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 185 डेज तक जो भी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस हुआ उस बेसिस के हिसाब से, ठीक है, एप्रोप्रिएट डिसीजन दे सकता है, ठीक है। सिंपल इसमें यही बोल दिया कि कॉन्फिस्केट हो जाता है, अगर प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग की है तो फाइनल कॉन्फिस्केट होता है, कॉन्फिस्केट करने के बाद कोई हक नहीं फिर प्रॉपर्टी में। प्रोविजनल अटैचमेंट पहला स्टेप, कंफर्म करना प्रोविजनल अटैचमेंट सेकंड स्टेप, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगा थर्ड स्टेप, फोर्थ कॉन्फिस्केशन। भाई ये हो गया ना तो प्रॉपर्टी गई तेरे। अब सेक्शन 9 बताया, सेक्शन 9 बताया कि सिंपल सी बात है, अब प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्फिस्केट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्टिंग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब इसके बाद जाने के बाद ना दो चीज़ होता है, सुनो, मान लो ये पर्सन था, सुनो, इसने एक प्रॉपर्टी लिया, बंगलो लिया, कहाँ, मुंबई में बंगलो लिया, इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था मान लो 80 लाख, और इसने 20 लाख का ना लोन और लिया। टोटल कितना हो गया 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, बंगलो प्रॉपर्टी ले लिया। अब ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी क्या कर दिया, कॉन्फिस्केट। यहाँ पे थी कोटक बैंक, कोटक बैंक से ही तो लोन लिया था 20 लाख का, 80 लाख तो मनी लॉन्ड्रिंग था, 20 लाख लोन था। अब इस 20 लाख का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है। अब मुंबई की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सीजी के पास कॉन्फिस्केट हो गई, तो अब क्या ये 20 लाख रुपया सीजी देगा ये कोटक बैंक तो रोएगी, बोले कि दो, ये बोलेगा भैया प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, सीजी पास चल गया, ये जाएगा सीजी के पास कि भैया 20 लाख दो हमारे प्रॉपर्टी का, ये मुंबई की प्रॉपर्टी का नहीं। क्यों, यहाँ लॉ में लिखा हुआ है क्या, देखो सिंपल पहली बोला है कि हाँ एज पर सेक्शन 8(5) ऊपर वाले हिसाब से प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्फिस्केट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पास, अगर स्पेशल कोर्ट को लगे कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, ये लिखा, नॉर्मल लिखा। बाद में क्या बोला, देखो कोई भी लीज होल्ड इंटरेस्ट है या मान लो कोई भी लीन बना हुआ है, इस पर लोन उनका अमाउंट है, वो सारा क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास प्रॉपर्टी आता है ना वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज है और लीज होल्ड इंटरेस्ट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, तुम्हारी प्रॉपर्टी का कितना लोन बाकी है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो गई, कॉन्फिस्केट हुई है, हमारे पास सारा प्रॉपर्टी क्या होगा, इनकम्बरेंस फ्री होगा, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। मतलब भैया तुम क्या हो, तुम अभी भी स्टिल लाइबल हो इस कोटक के लिए, कोटक हमारे पास आके ये दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता कि सर 20 लाख आप दो, नहीं, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आती है ना वो सब प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होती है। हम कोई लोन का अमाउंट नहीं दिखाएंगे, हमारे पास भैया प्रॉपर्टी आ गई है, तुम्हें लोन चाहिए कोटक, जाओ इसके पर्सन के पास, ठीक है। तो सीजी के पास जाता है ना, सारी प्रॉपर्टी ऑल फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होती है, कोई भी लीज होल्ड इंटरेस्ट नहीं होता उसके पास, सब फ्री हो जाता है सीजी के पास, ठीक है, सब सीजी के पास सब फ्री हो जाता है। वही बोल रहा है कि नथिंग दिस सेक्शन सेल डिस्चार्ज एनी पर्सन, मतलब सिंपल बोल रहा है इस पर्सन, अब ये पर्सन बोलेगा भाई प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं, सीजी ले गया, तो भैया तुम अभी भी लाइबल हो उस लीज होल्ड के लिए या मान लो उस इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, तो इसको नहीं बचा सकते हम भैया, ये डैमेज के लिए अभी भी यही लाइबल, कोटक डैमेज इससे ही लेगा, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी भी चला गया और कोटक भी पैसा यही देगा, प्रॉपर्टी सीजी ले गया। अब देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है, सीजी ने तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लिया, तो सीजी क्या करेगा, सीजी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी को कैसे बेचना है, कैसे सेल करना है, कैसे मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और क्या करेगा, मान लो ये प्रॉपर्टी दिल्ली में है और सीजी, मान लो सीजी ने बोला एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके जाओ दिल्ली जाओ और प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करना ये भी करे। सिंपल सी बात, सीजी क्या है ऊपर कठपुतली सा एडमिनिस्ट्रेटर करना चाह रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर हर वो काम करेगा जो सीजी बोलेगा उसको, तो सीजी का अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द एसेट, फॉर टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एक्यूज पर्सन, ठीक है। सेक्शन 11 क्या बोल दिया, पावर्स, सब पावर में बचपन पढ़ते हैं, डाइस पावर क्या, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ए के पावर, तो बोला सिंपल बात, ये हर जगह लिख के है, हर चैप्टर में भी है, सेम एज सिविल कोर्ट वाले पावर। क्या क्या है, डी फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस, सर आई फॉर क्या होता है, आई फॉर इंस्पेक्शंस मान लो, ठीक है सर। सी फॉर क्या, कॉपीज ऑफ बुक्स, ई फॉर क्या हुआ सर, ये देखो इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन समन वाला एग्जामिन ऑन ओथ या एनी अदर मैटर। अब जो थोड़ी और या कर लो कंपाइलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, प्रोडक्शन करना रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है, तो इतना भी याद कर लूँगा, 3-4 से क्वेश्चन आते नहीं यहाँ से। MC अगर ओपन बुक आ गया तो ओपन बुक में ये पूछ सकता है, तो आपके पास ओपन बुक रहेगा, आप लिख दोगे, तो आइडिया होना चाहिए। सेक्शन 11 में क्या बोला, ए के पावर, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पावर क्या होते हैं, सिविल कोर्ट वाले, ये डाइस याद रखना। पेपर 4 के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, 6D के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो बुक रहेगा, खोल के लिख लेना आराम से। अब क्या बोला, वेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब
आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब सर देखो सिंपल बोल रहा है KYC सिंपल क्या बोला KYC। रुको इसको एक काम करते हैं, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा स्टडी मैट का, ये एक पार्ट में कवर करने की स्टडी मैट में आराम से नहीं हो सकता ये। मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से समझना है ना स्टडी मैट रिवीजन, तो उसका दूसरा पार्ट डालता हूँ मैं, इसको आज इतना ही रखता हूँ। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन के साथ खत्म कर देंगे स्टडी मैट को, ठीक है। चलो दैट्स इट, आज के इतना ही रखते हैं। स्टडी मैट रिवीजन मस्त है, 60 के लिए जा रहे हो, 25 नंबर पेपर आता है इसमें, और देख रहे हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कितने हैं इसमें, ठीक है। चलो गुड नाइट।